तो अपने चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है वो हम करेंगे कल। पहले हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जीएमओ की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन की। बेसिकली वो हमको बताना क्या चाहते हैं कि जेनेटिक, फॉर एग्जांपल कोई फसल है ना, कोई क्रॉप है, फसल है, अब फसल में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हमें क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हमें क्या क्या फायदा हो सकता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन से। ठीक है, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, है ना, कि हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ऐसी फसलें बना सकते हैं कि जो गर्मी से, है ना, गर्मी को झेल पाए, ठंड को झेल पाए, है ना, सूखे को झेल पाए, ज्यादा नमक, है ना, ज्यादा नमक वाली सॉल्टी कंडीशन को वो आसानी से झेल पाए, यानी टॉलरेट कर पाए। ये एक बेहतर बात है। और क्या है, केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब हम नेचुरली ऐसी फसल बना दे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके कि हमें पेस्टिसाइड का कम से कम छिड़काव करना पड़े। ठीक है, और क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, है ना, कि फसल की कटाई के बाद जो लॉस होता है, जो नुकसान होता है, उसको क्या करा जा सके, रिड्यूस करा जा सके, कम से कम किया जा सके। मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी, है ना, क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी अगर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन उसमें करते हैं। ठीक है, और क्या है, एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, मतलब फॉर एग्जांपल कि 100 केजी चावल है, 100 केजी अगर हमारे पास चावल है तो जो न्यूट्रिएंट, मान लो 100 केजी चावल में कितना है, 1 किलो न्यूट्रिएंट है, तो क्यों ना हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके ऐसा कुछ कर दें कि 100 केजी जो चावल है अपने पास उसमें कितना न्यूट्रिएंट हो जाए, जो न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी 5 किलो हो जाए, है ना। तो क्या है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हम क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि गोल्डन राइस। ठीक है, जैसे नॉर्मल राइस में क्या होता है, विटामिन ए थोड़ा कम होता है, और गोल्डन राइस में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बीटी कॉटन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बीटी कॉटन की। तो बीटी कॉटन, देखो जो नाम है वो बीटी, ये नाम कहां से आया, बीटी ये एक बैक्टीरिया का नाम होता है। क्या नाम होता है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ठीक है, क्या नाम होता है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ठीक है, ये नाम होता है। अब देखो जिस फ्लो में मैं बताऊंगा ना, मैं जो बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान रखना, जिस फ्लो में मैं बताऊंगा। देखो ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये एक इंसेक्टिसाइड प्रोटीन बनाता है। ये क्या करता है, ये एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है। इंसेक्टिसाइडल मतलब, साइडल मतलब होता है मार देना, मतलब इंसेक्ट को मार देने वाला प्रोटीन कौन बनाता है, ये वाला बैक्टीरिया बनाता है। ठीक है, और कौन से इंसेक्ट को मार सकता है, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डाइटेरन्स। ठीक है, अब लेपिडोप्टेरन्स में क्या है, टोबैको, बडवर्म, आर्मी वर्म, ये सब आएंगे। कोलियोप्टेरन्स में बीटल्स, और डाइप्टेरन्स में क्या आएंगे, फ्लाइज, मॉस्किटो। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। यहां पे एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये बैक्टीरिया जो है वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है, यानी इंसेक्ट को मार देने वाला प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब इसका हम यूज क्या कर सकते हैं, देखो फॉर एग्जांपल ये मेरी कपास की खेती है, कपास यानी कॉटन की, ये मेरी कॉटन की खेती है। अब कॉटन की खेती में मान लो ये वाले इंसेक्ट जो है इस फसल का नुकसान कर रहे हैं, कॉटन की खेती में ये वाले इंसेक्ट इस फसल का नुकसान कर रहे हैं। अब मुझे ये पता चल गया साइंस की हेल्प से कि ये वाला जो बैक्टीरिया है ना, ये वाला बैक्टीरिया है, ये एक प्रोटीन बनाता है ना, जाहिर सी बात है ये प्रोटीन बनाता है तो इसके अंदर उस चीज के लिए जीन रहा होगा, इस प्रोटीन के लिए। तो ये वाला बैक्टीरिया एक प्रोटीन बनाता है जो इन इंसेक्ट को मार सकता है। तो अब हमने दिमाग लगाया कि जो जीन इस बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोटीन बनाता है, उस जीन को हम क्या करते हैं, इस कॉटन में डाल देते हैं, उस जीन को हम इस, है ना, अपनी फसल में, अपनी क्रॉप में डाल देते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसमें वो जीन आ जाएगा तो वो प्रोटीन कॉटन के अंदर भी बनने लगेगा, और ये इंसेक्ट जो है अपना ये उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपनी खेती बच जाएगी। ठीक है, अब बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का ना, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का जीन अगर हम कॉटन में डाल दें तो उसी को क्या बोल देते हैं, बीटी कॉटन बोल देते हैं। ठीक है, पर ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल खड़ा हो सकता है। देखो मैं आपको बताऊंगा क्या सवाल, कि हमने बात की कि ये जो प्रोटीन है ये इंसेक्ट को मार देता है, तो आपको अब पूछना चाहिए कि ये अगर इंसेक्ट को मार रहा था तो इसने बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारा। ठीक है, अगर ये इतना ही खतरनाक था कि इसने इंसेक्ट को मार दिया तो इसने इस बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारा। अब उसका रीजन यहाँ पे बता रहे हैं, उसका रीजन क्या बता रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा, पर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। देखो जो ये प्रोटीन होता है ना, ये किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव। ठीक है, अब ये एक्टिव कब होता है, जब ये इंसेक्ट जो है, जब ये इंसेक्ट इस प्रोटीन को खाएगा तो इंसेक्ट के गट में, एलिमेंट्री कैनाल में जो पीएच है, जो पीएच है वो कैसी है, एल्कलाइन है।
जो पीएच है वो कैसी है, एल्कलाइन है। ठीक है, अब इंसेक्ट के गट में जो एल्कलाइन पीएच है उसकी वजह से ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन क्या हो जाता है, इनएक्टिव जो था वो एक्टिव हो जाता है। अब एक्टिव हो गया यानी वो नुकसान पहुंचा सकता है, वो इसलिए इंसेक्ट को मार देगा। ठीक है, और बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार पाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव कब होगा, इंसेक्ट के गट की जो पीएच है, एल्कलाइन पीएच है, उससे। वही बातें यहां पे लिखी गई है कि देखो इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है बैक्टीरिया के अंदर, बट वो एक्टिवेट कब होगा, इंसेक्ट के गट में जो एल्कलाइन पीएच है उससे वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या कर देगा, उसके गट को वो है ना एक तरीके से सर्वनाश फैला देगा, वहां पे पोर क्रिएट कर देगा, है ना, और इससे क्या होगा, सेल स्वेलिंग, लिसिस एंड डेथ ऑफ इंसेक्ट अपना टपक जाएगा। ठीक है, और यहां पे वही बातें लिखी गई है कि बीटी कॉटन क्या होता है, हमने बैसिलस thuringiensis से वो जीन निकाल के कॉटन के अंदर डाल दिया, है ना, और किसके लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट। अब वो इंसेक्ट से अब प्रोटेक्टिव हो गया। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ये अगर आपके सामने आ जाएगी कैपिटल सी आर एंड वाई, ये क्या होता है, क्राई प्रोटीन होता है। और जबकि ऐसा आए कि स्मॉल सी स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये क्या होता है, जीन होता है। ये जीन होता है और ये प्रोटीन होता है। ठीक है, अब अलग अलग ये क्राई जीन जो है वो अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं, तो ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो अपने को ये याद होनी चाहिए। जैसे कि क्राई 1AC और क्राई 2AB किसको कंट्रोल करते हैं, कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करते हैं, एंड क्राई 1AB है जो वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर। अब देखो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज यानी हम इंसुलिन के बारे में, है ना, किसके बारे में बात करने वाले हैं, इंसुलिन के बारे में। देखो हमें पता है कि दुनिया में डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट है। अब डायबिटीज के पेशेंट को क्या चाहिए होती है, इंसुलिन चाहिए होती है। अब पेशेंट बहुत सारे हैं दुनिया में, तो इंसुलिन जो है वो भी लार्ज अमाउंट यानी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब जो इंसुलिन है वो कहां से ली जाती थी, कहां से रिमूव की जाती थी, एक्सट्रैक्ट की जाती थी, कहां से, पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज भी किसका, स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल्स। ठीक है, जाहिर सी बात है ये इंसुलिन कहां से ली जा रही है, एनिमल्स के पेनक्रियाज से ली जा रही है। ठीक है, अब दिक्कत क्या होने लगी, कुछ लोगों में क्या दिक्कत होने लगी कि जो इंसुलिन एनिमल से निकाली जाती थी, देखो जाहिर सी बात है दूसरा एनिमल है तो उसके खिलाफ अपनी बॉडी में क्या है, इम्यूनिटी बन जाएगी। ठीक है, तो जो इंसुलिन एनिमल से निकाली जाती थी, दिक्कत क्या होने लगी, कुछ लोगों में उसके खिलाफ एलर्जी आने लगी, एलर्जी। ठीक है, अब मान लो कोई डायबिटीज का पेशेंट है और जो कंपनी इंसुलिन दे रही है वो एनिमल से दे रही है ना, और उसके खिलाफ उसको एलर्जी हो रही है। अब वो बेचारा पेशेंट तो फंस जाएगा कि इंसुलिन भी चाहिए बट उसको एलर्जी हो रही है, तो वो करे क्या, तो हमें क्या है, हमें क्या मतलब जो भी अपनी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, उनको ये चिंता सताने लगी कि ऐसा क्या करें कि अदर देन एनिमल्स, मतलब हमें इंसुलिन एनिमल से ना लेना पड़े और हम बड़े स्केल पे इंसुलिन को बना पाए। तो इस चीज के लिए है ना, क्या किया जाए, किसने किया, कैसे किया, कब किया, उस चीज को बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंसुलिन होती कैसे। देखो इंसुलिन इमैच्योर फॉर्म में होती है जिसको हम प्रो इंसुलिन बोलते हैं। प्रो यानी इमैच्योर है ना, और वो फिर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैच्योर इंसुलिन में। अब आपको पूछना चाहिए कि इमैच्योर इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन में फर्क क्या होता है। देखो प्रो इंसुलिन यानी इमैच्योर इंसुलिन में क्या होती है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी, ए बी होती है, बी बी होती है, सी बी, ए बी सी तीनों होती हैं। जबकि मैच्योर में क्या है, सी वाली जो है वो क्या हो जाती है, अब्सेंट हो जाती है, उड़ जाती है, सिर्फ ए रह जाती है, बी रह जाती है, सी क्या हो गई, उड़ गई। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, और क्या है, चेन्स लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बोन, वो तो कॉमन ही आएगा कि डाइसल्फाइड बोन से ही चेन क्या होती है, आपस में लिंक होती है। बस ये याद रखना है, जो एक्स्ट्रा सी चेन थी वो मैच्योर में क्या हो जाती है, एक तरीके से डिलीट हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे देखो गड़बड़ क्या हुई कि सी पेप्टाइड, अभी हमने बात की कि जो सी पेप्टाइड यानी सी चेन थी वो अब्सेंट होती है मैच्योर इंसुलिन में। ठीक है, अब मेन चैलेंज क्या आया, जो हम है ना बायोटेक्नोलॉजी यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। मेन चैलेंज क्या आया कि इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में कैसे बनाए। मैच्योर फॉर्म यानी सिर्फ ए चेन हो, सिर्फ बी चेन हो और दोनों आपस में लिंक्ड हो डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया, एक अमेरिकन कंपनी ने। अमेरिकन कंपनी का नाम क्या है, एली लिली, एलाई लिलाई कुछ भी कर लो, एली लिली है ना, बस याद रखना है अमेरिकन कंपनी थी पहली बात, दूसरी बात नाम क्या था, एली लिली था, तीसरी बात 1983 में किया था। 3 क्वेश्चन बन गए। 1983 में एली लिली कंपनी एक अमेरिकन कंपनी थी। उन्होंने क्या किया, देखो अपने को सी चेन नहीं चाहिए थी, अपने को चाहिए थी ए चेन और बी चेन। तो उन्होंने क्या किया, ए चेन को अलग से बना लिया, अब बी चेन को अलग से बना लिया। ठीक है, बाद में क्या है, दोनों को जोड़ दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड से।
ठीक है, तो इस तरीके का काम किया था। अब यहां पे एक चीज याद रखनी है कि उन्होंने जो भी ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया था, उन्होंने ई कोलाई का यूज किया था। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, है ना, 3 क्वेश्चन तो यहां से बन गए, अपने 3 क्वेश्चन तो यहां से बन गए। ए और बी चेन को अलग से बनाया था, ये भी एक क्वेश्चन बन गया, और किसका यूज किया था, ई कोलाई का यूज किया था। ठीक है, ए एंड बी चेन प्रोड्यूस्ड सेपरेटली, और क्या है, फिर उनको कंबाइन कर दिया डाइसल्फाइड बोन से, और फिर अपने पास मैच्योर इंसुलिन जो है वो आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी के बारे में बात करने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी एडीए की। एडीए क्या होता है? एडीए एक एंजाइम होता है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन डी अमाइनेज। ठीक है, क्या है, एडिनोसाइन डी अमाइनेज। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि हम जीन थेरेपी में ये एडीए पढ़ते क्यों है? तो एडीए जो एंजाइम है वो किसके लिए क्रूशियल यानी जरूरी होता है, इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है, इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, अब मान लो किसी बीमारी की वजह से, है ना, कि कोई भी रीजन हो सकता है, जेनेटिक रीजन कुछ भी हो सकता है, म्यूटेशन, कि ये जीन जो है डिलीट हो जाए। कौन सा जीन, है ना, ऐसा जीन अगर डिलीट हो जाए, कौन सा जीन, जो कि एडीए बनाता था, तो इंसान में क्या होगा, इम्यूनिटी की गड़बड़ हो जाएगी, है ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये एंजाइम इम्यूनिटी के लिए, है ना, यूज में आता था, तो ये एंजाइम जो बनाता था, कौन जीन बनाता था, अगर वो डिलीट हो जाए तो क्या है, इम्यूनिटी में इंसान की गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, एडीए डेफिशिएंसी। एडीए डेफिशिएंसी यानी एडीए की कमी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि वो जीन ही डिलीट हो गया है, जीन ही डिलीट हो गया है जो एडीए बनाता था, है ना। अब इसको ठीक कैसे करें? तो इसको ठीक करने के लिए पहली जो क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी वो 4 साल की लड़की को, 4 साल की बच्ची को दी गई थी। कब? 1990 में। क्वेश्चन यहां बनेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किसको दी गई, एक 4 साल की बच्ची को। कब दी गई थी? बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है, 1990 में। ठीक है, जाहिर सी बात है क्यों दी गई थी, उसको एडीए डेफिशिएंसी थी, जो यहां पे हम देख रहे थे, एडीए डेफिशिएंसी। ठीक है, अब बात है कि एडीए डेफिशिएंसी किसी में हो जाए तो उसको कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, यहां पे हमें क्या पढ़ना है, एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन देखना है। ठीक है, और हमें क्या देखना है, एक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देखनी है। ठीक है, क्या है, इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये एक लाइन होगी। नेक्स्ट है, इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। मतलब जो एडीए है, देखो किसी में एडीए की कमी है तो पहला थॉट दिमाग में क्या आएगा कि डायरेक्ट एडीए क्या है, इंजेक्शन में भरते हैं और पेशेंट को दे देते हैं, एक तो ये हो गया। ठीक है, बट क्या है, ये जो मेथड है ना, ये कोई कामगार मेथड नहीं है, कंप्लीटली क्योरेबल ये नहीं है, मतलब ये अपने इतने खास मेथड नहीं है। तो हम जीन थेरेपी की थोड़ी बात करते हैं, उसमें क्या किया जाता है, देखो उसमें क्या किया जाता है, जो पेशेंट है उसके लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जो पेशेंट है उसके लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाल दिया जाता है, और क्या है, फंक्शनल एडीए, है ना, जो भी एडीए की उसमें कमी है, जाहिर सी बात है, तो उस एडीओ को उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, किसमें, लिम्फोसाइट में, जो हमने बाहर निकाले थे। ठीक है, अब लिम्फोसाइट में हमने एडीए को इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर क्या करेंगे, एडीए उसको वापस दे देंगे। ठीक है, एडीए उसको वापस दे देंगे। ठीक है, अब यहां पे रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है, ये आगे मैं बात बताऊंगा कि एनिमल्स के अंदर, देखो यहीं पे बता देता हूं कि एनिमल्स के अंदर जो वेक्टर यूज होता है ना, वो क्या होता है, रेट्रोवायरस। अब जीन थेरेपी कर रहे हैं तो ह्यूमंस में कर रहे हैं यानी एनिमल्स में कर रहे हैं। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर जो यूज होता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, अब देखो ये हमने लिम्फोसाइट में एडीए डाल के उसको वापस, है ना, उसकी बॉडी में पहुंचा दिया। अब जाहिर सी बात है, लिम्फोसाइट जो है वो एक सेल है, तो उसका लाइफ स्पैन होगा, मतलब कभी ना कभी वो टपक जाएगी, लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी वो डेड हो जाएगी। तो डेड हो गई, है ना, ये वाली लिम्फोसाइट जिसमें हमने क्या डाला था, एडीए डाला था, ये अगर डेड हो गई तो वो एडीए भी डेड हो गया, है ना। वही बात लिखी हुई है कि सेल्स आर नॉट इमोर्टल, मतलब जो सेल्स हैं यानी ये लिम्फोसाइट हैं, ये अमर नहीं है। तो हमें क्या है, जब ये सेल मर जाएंगी तो बार बार वही सेम प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी, पीरियोडिक इन्फ्यूजन, मतलब बार बार वही चीजें अपने को करनी पड़ेगी। तो यहां भी ये लिखा हुआ है, ये भी परमानेंटली क्या है, क्योरेबल नहीं है। बट अगर ये जो चीज है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे की जाए, यहां पे 5 स्टार 10 स्टार लगा लेंगे, अगर ये चीज एम्ब्रियोनिक स्टेज पे की जाए तो इट कुड बी परमानेंटली क्योरेबल। समझ रहे हो, है ना, बड़े होके करोगे तो परमानेंटली नहीं होगा, बट ये चीज एम्ब्रियोनिक स्टेज पे की जाए तो इट कुड बी परमानेंटली क्योरेबल। अब नेक्स्ट देखो, आरएनए इंटरफेरेंस। देखो इसको सिंपल तरीके से देखेंगे, देखो एक निमेटोड है जिसका नाम क्या है, मिलोइडोगिनी इनकोग्निशिया। इंग्लिश में ऐसे ही बोलता हूं मैं, आप समझ गए ना, मिलोइडोगिनी इनकोग्निशिया, इनकोग्निटिया, कुछ भी बोलो आप। ठीक है, तो ये एक क्या है, निमेटोड है, और ये निमेटोड किसको नुकसान पहुंचाता है, ये टोबैको प्लांट को, यानी जो तंबाकू का अपना पौधा होता है उसको ये नुकसान पहुंचाता है।
अब जाहिर सी बात है जो लोग तंबाकू की खेती करेंगे तो उनके लिए तो क्या हो गया, ये वाला नेमेटोड क्या हो गया, दुश्मन हो गया। ठीक है, अब इससे क्या करना है, छुटकारा पाना है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए कौन सी टेक्निक है, आरएनए इंटरफेरेंस। देखिए अब जाहिर सी बात है ये जो निमेटोड है तो इसके अंदर क्या होगी, जाहिर सी बात है मैसेंजर आरएनए होगी, और मैसेंजर आरएनए से ही क्या होती है अपनी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वो सब होती है। मतलब एक बात पता चल गई कि मैसेंजर आरएनए से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो अगर हम इस निमेटोड के अंदर जो मैसेंजर आरएनए है उसको क्या कर दें, हम साइलेंट कर दें, उसको क्या कर दें, हम उसके साथ कुछ इंटरफेयर करके उसको साइलेंट कर दें, आरएनए साइलेंसिंग बोलते हैं इसको, साइलेंट कर दें, तो क्या है उसके अंदर प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो अल्टीमेटली ये है जो वो टपक जाएगा। तो यही चीज की गई है यहाँ पे। किया क्या जाएगा, देखो किया क्या जाएगा, इस निमेटोड के अंदर क्या डाल दिया जाएगा, क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डीएनए इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, ठीक, डीएनए इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब डीएनए है ना, डीएनए अंदर जाके क्या है, सेंस और एंटी सेंस आरएनए दोनों टाइप की आरएनए बनाएगा। कौन सी, एक तो सेंस आरएनए और एक एंटी सेंस आरएनए, दोनों टाइप की आरएनए बनाएगा। ठीक है, अब जो ये एंटी सेंस आरएनए है ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जो इस निमेटोड की मैसेंजर आरएनए है उसके कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसके साथ क्या है, ये बाइंड कर जाएगी, इसके साथ बाइंड करने में ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से साइलेंस हो जाएगी, है ना, इसको हमने साइलेंट कर दिया। ठीक है, इसको हमने साइलेंट कर दिया। अब इसके साथ क्या करेंगे, ये है ना, ये आगे ट्रांसलेशन करना था, ट्रांसक्रिप्शन करनी थी, ट्रांसलेशन करना था, उसके साथ क्या हो गई, इंटरफेरेंस हो गई। मतलब ये है अपनी जो बर्बाद हो जाएगी। अब मैसेंजर आरएनए ही बर्बाद हो जाएगी तो निमेटोड के अंदर प्रोटीन नहीं बन पाएगा। अब प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो ये निमेटोड अपना टपक जाएगा। अब देखो ये जो आपके सामने यहां तक ये लिखा हुआ है ना सारा, इसमें वो क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो पूरा चैप्टर अपना किस पे बेस्ड है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अपने किस काम आती है। तो यहां पे भी वही चीज बताई गई है। देखो बायोटेक्नोलॉजी से क्या है, बीमारियों की हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, है ना। अब देखो मान लो कोई बीमारी है किसी को, है ना, और हम क्या है उसके नॉर्मल वाले टेस्ट कर रहे हैं कि यूरिन सैंपल ले लिया, है ना, ब्लड सैंपल, सीरम सैंपल ले लिया और उससे बीमारी चेक कर रहे हैं। अब इनमें दिक्कत क्या होती है, कि जो पैथोजन है ना, मान लो किसी वायरस की वजह से बीमारी है। अब वायरस जो यूरिन में डिटेक्ट होगा या ब्लड में, सीरम में डिटेक्ट होगा, वो तब डिटेक्ट होगा कि वायरस की जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी में बहुत ज्यादा हो, है ना। अब सिंपल सी बात है, वायरस की कंसंट्रेशन ही बॉडी में ज्यादा हो जाएगी तो वो बहुत ज्यादा बीमारी इतने फैला देगा। अगर वायरस की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो ये वाले जो मेथड है ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इतने तो बीमारी फैल जाएगी, फायदा क्या हुआ, है ना। वो वही बातें बताई गई है जो कन्वेंशनल यानी पुराने मेथड है उनमें अर्ली डिटेक्शन नॉट पॉसिबल, अर्ली डिटेक्शन उसमें पॉसिबल नहीं हो पाती, इतने बीमारी फैल जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो यहीं पे अपना फायदा है, किसका, बायोटेक्नोलॉजी का फायदा है। जैसे कि रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है, एलाइजा है, इसमें क्या है, अब बहुत कम कंसंट्रेशन में ही ये क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो बीमारी जो है वो अर्ली स्टेज पे पहचान में आ जाती है। अब कोई बीमारी अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो जाएगी तो उसका इलाज भी उतने अच्छे से हो पाएगा। वही बातें यहाँ पे लिखी गई है, कौन सी, लो कंसंट्रेशन वाली, ना, वही बातें लिखी गई है ना। लो कंसंट्रेशन पे कैसे काम आती है, जो पीसीआर है ना वो एम्प्लीफिकेशन करती है, मतलब मल्टीपल कॉपीज बना लेती है। मतलब ये इतनी छोटी सी कंसंट्रेशन थी मान लो किसी वायरस की, तो पीसीआर की हेल्प से इसकी मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी और वो अपने को डिटेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एलाइजा के बारे में याद रखना है। पहली बात तो यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे, ये इसकी पहली बात तो फुल फॉर्म हो गई। दूसरी बात है यहाँ पे बहुत सुपरहिट क्वेश्चन आएगा कि ये जो एलाइजा जो टेस्ट है ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है कि जो एलाइजा टेस्ट है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे वो बेस्ड होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करने वाले। देखो ट्रांसजेनिक एनिमल की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। देखो जिस भी एनिमल का अगर हम डीएनए मैनिपुलेट कर दें, ठीक है, किसी एनिमल का अगर हम डीएनए को मैनिपुलेट कर दें, मैनिपुलेट क्यों करेंगे, जाहिर सी बात है हम कोई टेस्ट करना चाहते हैं, दवाई का परीक्षण करना चाहते हैं, है ना, अपने फायदे के लिए ही, सिंपल सी बात है, तो वही बोलते हैं अपने ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, अब ट्रांसजेनिक एनिमल में क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेंगे अपने पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस जो है उसका यूज कहां किया गया था, पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी चेक करने के लिए। याद रखना है ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे अपने, ट्रांसजेनिक माइस डायरेक्ट आएगा कि पोलियो की वैक्सीन की सेफ्टी चेक करनी थी अपने को, तो कौन से एनिमल का यूज किया गया था, ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया गया था, पहला क्वेश्चन। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है कि ह्यूमन प्रोटीन कौन सा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, कौन सा ह्यूमन प्रोटीन
प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा, है ना। क्या है, ह्यूमन प्रोटीन कौन सा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी थी, रोजी नाम था, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नाम क्या था, रोजी नाम था, और वो कब डेवलप, कब बनाई गई थी, 1997 में बनाई गई थी, ठीक है। अब इसका फायदा क्या था कि इसके दूध में क्या ज्यादा था, इसके दूध में ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन जो था वो ज्यादा था, इसकी मात्रा इसके दूध में ज्यादा थी, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रिशनली इसका दूध क्या था, बैलेंस था, बहुत अच्छा था, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी दी गई है एनसीईआरटी में, कितना था, 2.4 ग्राम पर लीटर है। एक बार फिर से करते हैं, मैं इसको साफ कर लेता हूं, खिचड़ी ना बने। साफ हो गया, इतना बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बने कि पहली फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नाम क्या था, रोजी था, डेवलप कब किया, 1997 में, और उसकी खास बात क्या थी कि उसके दूध में 2.4 ग्राम पर लीटर क्या था, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन था, ठीक है। और इसी की वजह से क्या है, न्यूट्रिशनली उसका दूध जो है वो ज्यादा बैलेंस था, ठीक है। ये वो ट्रांसजेनिक एनिमल की क्या है, डेफिनेशन है कि डीएनए उनका मैनिपुलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जीईएसी यानी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। इसका क्या मकसद है ना, ये जाहिर सी बात है कमेटी है, और ये क्या कंट्रोल करती है। देखो आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि है ना, बड़ी बड़ी वो लैब सी दिखाते हैं, और लैब के अंदर क्या है, वो टेस्ट किए जा रहे हैं, और टेस्ट करते करते वो कुछ भी बना रहे हैं ना, कोई दानव को डेविल कुछ भी बना देते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाई गई है कि जो भी है ना बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च हो रही है, जो भी है ना जेनेटिकली हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो एक कमेटी के अंदर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ये डिसाइड करेगी, ये कंट्रोल करेगी, है ना। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई दवाई बनाई, और आप बोल रहे हो मैं इसको है ना, ये की बायोटेक्नोलॉजी से बनाया है मैंने ये प्रोडक्ट, और मैं इसको मार्केट में लाना चाहता हूं, तो ये कमेटी डिसाइड करेगी कि वो आपका प्रोडक्ट सेफ है या नहीं है ना, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए सेफ है या नहीं है, उसको लाएं कि नहीं लाएं, किस हद तक, ये सारा डिसाइड करती है। ऐसे ओपनली आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात की गई है कि राइस की यहाँ पे थोड़ी क्या है, बायोपायरेसी की ही बात की गई है, वैसे बायोपायरेसी की, ठीक है। इसमें क्या होता है, पायरेसी तो यार आप सबको पता है, बायोपायरेसी है ना, क्या है, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। जैसे मान लो मैंने एनसीईआरटी स्मैशर मैंने बनाई, और मेरी एनसीईआरटी स्मैशर अलग अलग शहरों में कोई प्रिंट करा के बेचने लग जाए दुकानों पे, तो वो एक तरीके से पायरेसी है। पर बायोपायरेसी क्या होती है, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्राइस, जैसे कि मान लो राइस का एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडिया के अंदर राइस की 2 लाख वैरायटी है, 2 लाख है ना, और बासमती सिर्फ और सिर्फ बासमती चावल की इंडिया में 27 वैरायटी है, ठीक है। अब इंडिया में क्या था यार, इतनी नॉलेज नहीं थी कि पेटेंट भी कराना चाहिए, तो अमेरिकन कंपनी ने 1997 में क्या है ना, क्या बासमती राइस पे पेटेंट करा लिया कि ये तो हमारे इधर के चावल है ना। अब जाहिर सी बात है इंडिया में इतनी उस टाइम पे इतनी वो नहीं थी जागरूकता, पर फिर बाद में हो गया था ये, ठीक है ना, कि जो होता होगा कुछ वर्ल्ड की पूरी क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट, जैसे अपने देश में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होती है ना, वहां पूरे वर्ल्ड की होती होगी, तो उन्होंने डिसाइड किया नहीं भाई ये इंडिया की है नेचुरली, तो इंडिया को ही मिले, ऐसा कुछ हो गया था, ठीक है। तो ऐसा ही जैसे टर्मरिक है, नीम है, जैसे ये टर्मरिक हल्दी है, नीम है, ये भी अपने देश के हैं, पर इतनी नॉलेज नहीं थी, वही बात है। तो सेम चीज हुई थी कि बाहर के देशों ने इसको पेटेंट करा लिया था कि ये हमारे हैं, पर बाद में ये हो गया था, सॉर्ट हो गया था, बड़े अच्छे होते हैं वो लोग ठीक है। तो ये चैप्टर भी हमने बड़ी आसानी से खत्म